हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। याद हो तो हमने इसके पहले जो भी जितने भी हमारे मेथड अलग अलग थे, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो भी अलजेब्रिक मेथड्स है वो देख लिए थे। इनफैक्ट हमने ग्राफिकल मेथड भी देख लिया था टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सारे जितने मेथड्स है मैंने सारे कवर कर लिए थे। आज के हम टॉपिक में डिस्कवर करने वाले हैं कुछ एक नई चीज, वो है इक्वेशन रेड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हेडिंग डाल दी है, तुम लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। ऐसे हेडिंग सेम हेडिंग है, ठीक है। तो हेडिंग में क्या है, यहाँ पे भी ये इस टॉपिक पर अपन क्या बात करने वाले हैं। जैसे कि अब क्या होगा, इक्वेशन जो होंगे वो पेयर ऑफ इक्वेशन जो होंगे वो हो सकता है कि इक्वेशन लीनियर ना हो, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2। ये होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हो सकता है किसी किसी क्वेश्चंस में ऐसे सिंगल लाइन में यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ना हो, लीनियर ना हो इक्वेशंस। हो सकता है इक्वेशंस ऐसे कुछ फॉर्म में हो। देखो यहाँ पे x और y डिनोमिनेटर में आ रहा है, देखो 1/x 1/y 1/x 1/y। तो ऐसे इक्वेशंस को लीनियर नहीं कहते हैं। लीनियर तभी होता है जब न्यूमरेटर में पूरी कहानी हो, ठीक है। हो सकता है लीनियर हो सकता है क्वाड्रेटिक हो सकता है क्यूबिक हो, जो भी हो, लेकिन लीनियर इक्वेशन का मतलब कुछ डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। अभी तक जो भी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो ये जो भी इक्वेशन देखते थे वहां पे देख सकते थे कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था। तो अब हम लोग जब सॉल्व करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, तो ऐसे टाइप के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है तो उसको देखने वाले हैं। तो बहुत सिंपल चीज है, अगर तुम्हें इसके पहले का टॉपिक अगर अच्छे से आता है तो ये करने में कोई डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखा ही है, लेकिन बहुत सिंपल सी थ्योरी है। देखो नाम में ही है कि तुम्हें क्या करना है, जो भी इक्वेशंस मिल रहे हैं ये देखो ये लीनियर तो नहीं है, ठीक है। दो इक्वेशंस हैं लेकिन दोनों लीनियर नहीं है, तो इसको तुम्हें रिड्यूस करना है ताकि ये लीनियर बन सके। ये दोनों इक्वेशंस को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तुम्हें बनाना है। तो बनाओगे कैसे, तो तुम्हें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है। देखो यहाँ पे x और y तो डिनोमिनेटर में तो ये तो बन ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे जो 1/x है, देखो 2/x है, तो 2/x को लिख सकता हूँ 2 into 1/x। और अगर मैंने 1/x को p ले लिया एंड 1/y को q ले लिया, तो यहाँ पे भी तो सेम चीज है 1/x 1/y। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों इक्वेशन जो कि लीनियर नहीं है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे इक्वेशन जो नहीं है लीनियर उनको उनको रिड्यूस करने वाले हैं ताकि वो बन सके लीनियर इक्वेशंस में। और उसके बाद तो तुम्हारे पास मेथड तो तीन है, सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। तो देखो केस 1 में क्या है, केस 1 में यही वाला मैंने जो एग्जांपल लिया, अगर 1/x और 1/y ऐसा कुछ दिख रहा है तो सीधा 1/x को p बोलो और 1/y को q बोलो। ध्यान देना यहाँ पे 1/x और 1/y दोनों में होना चाहिए, ये नहीं कि इसमें है और इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें 1/x 1/y है और इसमें x और y है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका वो अलग होता है, उससे अपन नहीं करते। ये तभी यूज करते हैं, ये हर जगह यूज नहीं कर सकते। ये तभी यूज करते हैं जब जो भी वेरिएबल इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, देखो उसमें भी वही चीज सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। ये ऐसे नहीं कि यहाँ पे 1/x 1/y और यहाँ पे कुछ x और 1/y एक x है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए, दोनों में जो भी करोगे सब्स्टिट्यूशन सेम होना चाहिए। तो चलो इस पर प्रोसीड करता हूँ। केस 1 का एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इसीलिए तो 1/x को यहाँ पे मैं स्टेटमेंट तुम्हें खुद से लिखना है। 1/x को p ले लेते हैं और 1/y को q ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस को भी मैं लिखूंगा नए फॉर्म में। तो ये बन जाएगा 2p क्योंकि 2 into 1/x है। ये बन जाएगा 3q राइट इज इक्वल टू 13। तो देखो पहले इक्वेशन कितने लीनियर फॉर्म में आ गई है, भले ही वेरिएबल्स p and q है लेकिन लीनियर इक्वेशन है। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ये अपना है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद 5p क्योंकि 1/x को मैं p बोल रहा हूं, 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। तो देख सकते हो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को लिख दिया है मैंने। अब क्या करना है, चलो कौन से मेथड से, देखो दो लीनियर इक्वेशंस हो गए, अब तुम्हारा काम सिंपल हो गया, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। चलो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा था जस्ट प्रीवियसली, तो उसी से करते हैं, ठीक है। पहले दोनों इक्वेशंस को अच्छे फॉर्म में लिखो, 2p प्लस 3q माइनस 13, सबको एक साइड लेके आ जाओ अच्छे से, ठीक है। याद रखना सबको एक साइड लेके आना है। इधर भी सेम चीज 5p माइनस 4q प्लस 2, ठीक है। तो ये हमने बना लिया है, दोनों को सबको एक साइड लेके आया है, ठीक है। x बाय समथिंग फिर इज इक्वल टू y बाय समथिंग और कुछ कांस्टेंट अपॉन समथिंग।
तो याद है ये नीचे समथिंग में क्या आता है, तो x अगर लिखना है, यहाँ पे इस केस में x नहीं आएगा क्योंकि वेरिएबल p है एंड वेरिएबल दूसरा वेरिएबल है q, तो x और y की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा p एंड q। तो p के नीचे क्या आएगा, इसको हटाओ, b1c2 माइनस b2c1, तो 3 2 6 माइनस 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 यहाँ पे हो जाएगा प्लस, 13 4 जा, तो 13 4 जा कितना होता है 52, तो माइनस 52। इस तरीके से डायरेक्टली वैल्यू आ रही है। q अपॉन, तो q वाले को हटाओ, और q वाले के लिए मैंने स्पेशल कंडीशन बताई थी कि c1 a2 पहले लो, ठीक है, c1 a2 करना है, तो c1 ये है, a2 ये है, तो 13 इंटू माइनस 13 इंटू 5, तो बन जाएगा माइनस 65, सही है। और फिर और क्या, माइनस 2 इंटू 2, तो माइनस 4, इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसका भी देख लो, a1 b2 देखो कांस्टेंट है, तो a1 b2, तो 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, माइनस ऑफ 5 इंटू 3, तो माइनस 15। बस अब कैलकुलेट तुम्हें करना है, तो p अपॉन कितना बन रहा है, 52 में से 6 हटाओ, तो नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस 52 है, तो माइनस 46 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बन रहा है देखते हैं, q अपॉन माइनस 69, राइट। ये कितना बन रहा है देखो, 1 अपॉन माइनस 15 और 8 23, सही है। बस अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को लो, तो p की वैल्यू आएगी माइनस 46 बाय माइनस 23, माइनस माइनस कैंसिल, 23 1 जा, 23 2 जा, तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। फिर सिमिलरली q की वैल्यू निकालते हैं, q की वैल्यू कितनी आएगी देखो, माइनस 16 को उधर भेजो, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 23 माइनस माइनस कैंसिल, 23 1 जा, 23 3 जा, तो q की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3। लेकिन उसने क्या बोला, सॉल्व फॉर x एंड y, p एंड q तो हमने खुद से माने थे, तो p की वैल्यू क्या है देखो, p इज इक्वल टू 1 बाय x है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाय p, और p की वैल्यू हमने निकाली ऑलरेडी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2। एंड सिमिलरली अगर q की वैल्यू निकालोगे, मतलब y की वैल्यू निकालोगे, तो वो आएगी 1 बाय 3, क्यों, क्योंकि q जो है वो 1 बाय y है, तो y हो जाएगा 1 बाय q। तो इस तरीके से x एंड y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि यहाँ पे जो इक्वेशंस है वो तुम्हें रिड्यूस करना है, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे 3 केसेस जो तुम लोगों को क्लास में पूछ सकता है, जो तुम्हारे सिलेबस में पूछ सकता है, 3 पर्टिकुलर केसेस मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 हो, और नीचे में y प्लस 1 और y प्लस 1 हो, तो उसमें कुछ एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। लोग गलतियां क्या करते हैं कि यहाँ पे एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत है। एलसीएम लेने से वेरिएबल एक्स वाई और एक्स वाई एक और आ जाएगा, जो कि पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसीलिए ये रिड्यूसिबल वाला है। तो मैं यही बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, केस 2 के लिए अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर x की जगह x प्लस कुछ a है 1 2 3 कुछ है, y की जगह y प्लस या y माइनस 1 2 3 है, तो उसको भी तुम सीधा सेम चीज सब्स्टिट्यूट करके लीनियर बनाओ और सॉल्व करो। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एक है, कई बार ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग होता है कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आ गया, तो अगर दोनों इक्वेशन में कुछ सेम दिख रहा है, देखो सिंपल हार्ड एंड फास्ट रूल क्या है कि दोनों इक्वेशंस को देखो और दोनों इक्वेशन में ये ढूंढो कि दोनों इक्वेशन में सेम क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 बाय एक्स, यहाँ पे नीचे में x है, यहाँ पे 1 बाय y, यहाँ पे भी नीचे में y है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाय x को इसलिए p, 1 बाय y को इसलिए q। सपोज यहाँ पे x की जगह x प्लस वाई होता, y की जगह x माइनस वाई होता, x की जगह यहाँ पे भी x प्लस वाई होता, y की जगह x माइनस वाई होता, तो ये वाला केस 3 का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज करनी है, इज इक्वल टू p इज इक्वल टू q मानो, और वही सेम चीज क्या करोगे, p और q जो भी वैल्यूज एक बार आ गई, बस जो भी हमने सब्स्टिट्यूशन किया है उसका यूज करो और फाइनली उनकी भी वैल्यूज निकालो। अगर केस 3 वाला क्वेश्चन आता है तो इस स्टेप पे जब तुम्हारा p और q की वैल्यूज निकल जाएंगी तो तुम्हारे पास एक और लीनियर इक्वेशन, 2 और लीनियर इक्वेशन बनेंगे, जिनको तुम्हें फर्दर सॉल्व करके अच्छे से x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है। मैं यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इतना ज्यादा वेटेज नहीं ले रहा हूँ इस पे मैं, ठीक है। इसका जो अगला टॉपिक है जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, अपन उस पर थोड़ा सा आज ज्यादा वेटेज देने वाले हैं। इसमें होपफुली सबको आइडिया क्लियर है कि अगर ये हुआ तो सब्स्टिट्यूशन करो, ऐसा दोनों में दिखा तो सब्स्टिट्यूशन करो, यहाँ पे ऐसा दोनों में दिखा तो सब्स्टिट्यूशन करो, बस सब्स्टिट्यूशन करना है ताकि बस रिजल्टिंग में जो इक्वेशन बने वो क्या बने, लीनियर। तो इसलिए इसको नाम टॉपिक का है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे इस तरीके से हमने 3 केसेस लिखे हैं, पूरा ये नोटबुक में अच्छे से लिखो एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। चलो इतना लिखो, फिर आगे नेक्स्ट जो है मैं इसमें और वर्ड प्रॉब्लम्स बताऊंगा ताकि इसमें भी कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मिल जाए तो अपन कवर करेंगे। आज कोशिश करते हैं कि आज ही आज पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। लिख लो इसको अच्छे से।
चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ। इनफैक्ट इसका टॉपिक का ये इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। अब तक जितना मैं यहाँ पे मैंने कवर किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, इससे लेके सोल्यूशन उसके कैसे निकालते हैं और कौन कौन से मेथड से निकाल सकते हैं, और सारे मेथड डिस्कस करने तक यहाँ तक जितना मैंने टॉपिक कवर किया, ये बहुत लोगों को यही होता है कि ये कहाँ जाके यूज करेंगे, ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो इनफैक्ट इसका बहुत वाइड एस्पेक्ट है, बहुत इसका वाइड रेंज ऑफ यूजफुलनेस है इसका, ठीक है। बहुत जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि थोड़े बहुत जगह तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, बीच बीच में अपने वर्ड प्रॉब्लम जैसे कि एग्जांपल बाय एग्जांपल कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन लिखे हैं कहाँ कहाँ ये सब यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो है एज बेस्ड प्रॉब्लम्स। ऑफकोर्स यहाँ पे अपन ने यूज भी किया है पहले भी। एज बेस्ड प्रॉब्लम मतलब अगर किसी का प्रेजेंट एज, किसी दो लोगों का या फिर किसी पर्सन का प्रेजेंट एज या फिर कोई एज निकालना है, तो उसके लिए अपन एज बेस्ड प्रॉब्लम में लीनियर इक्वेशंस का यूज करते हैं। वहां पे कुछ कंडीशंस प्रोवाइड होते हैं कि वो ये एज 3 साल बाद 3 टाइम्स हो जाएगा, या फिर 7 साल बाद 7 साल पहले 2 टाइम्स था, जो भी है ऐसे कुछ कंडीशंस वो तो क्वेश्चन में प्रोवाइड रहते हैं। तो उन सब क्वेश्चंस में हम लोग यूज कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम चीजें कुछ दी हैं, ये डिपेंड करता है, यूजुअली क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है। बट अदरवाइज अगर कोई भी जनरल क्वेश्चन की अगर बात करते तो प्रेजेंट एज हमेशा हम लोग को मानते हैं अगर एक्स एंड वाई, तो ए ईयर्स हो मतलब ए साल पहले, तो ए का एज हो जाएगा एक्स माइनस ए, बी का वाई माइनस ए, बस ए कम करना है। और ए ईयर्स हेंस मतलब ए ईयर्स आगे जाते हैं तो प्लस ए करना है। तो ये तो मैंने पहले भी कराया था, वापस से लिखा दिया है। फिर कमर्शियल बेस्ड प्रॉब्लम्स मतलब बहुत जगह जहां पे कमर्शियल इंडस्ट्री है उसके रिलेटेड की अगर बात करते हैं तो वहां पे बहुत जगह यूज कर सकते हैं इसका, ये बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। फाइंडिंग नंबर ऑफ 2 डिफरेंट आर्टिकल्स, दो कुछ डेटा गिवन है, वो बोल रहा है कि ये दोनों आर्टिकल्स कितने कितने आ रहे हैं, जैसे कि पेन्स कुछ खरीदे, इरेजर्स कुछ खरीदे, तो वो सब चीजें हम लोग इस केस में यूज कर सकते हैं। फाइंडिंग आउट कॉस्ट ऑफ एनी 2 डिफरेंट आर्टिकल्स, कोई भी 2 आर्टिकल्स के अगर कॉस्ट निकालने बोल रहा है तो वो भी निकाल सकते हैं। इफ बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, तो होपफुली सबको सिंपल इंटरेस्ट पता होगा, PRT by 100, प्रिंसिपल जितना भी अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और कितने टाइम तक हमने रखा है, तो वो सब चीजें भी हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं, यूजिंग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, देन टेक अमाउंट इन्वेस्टेड ₹X, मतलब जो भी अमाउंट होगा, अगर अननोन क्वांटिटी है क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन में बोला है कि वो निकालना है, तो ₹X मान लो और सम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया होगा। और दूसरा अमाउंट अगर एक दो टाइप ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दूसरा अमाउंट को वाई मानो, कोई दूसरी इंटरेस्ट में या फिर कोई दूसरे बार में हम लोग जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन सब का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो सब पूछ सकता है। ठीक है, तो इस पे भी कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन सकते हैं। फिर हो सकता है कि जब अपन ट्रैवल करते हैं तो जर्नी में जो टिकट्स लेते हैं उस पर भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट एक चीज लिखी है तो इसको तुम्हें ध्यान देना। फेयर ऑफ टिकट में भी टेकन ₹X वाइल रिजर्वेशन चार्जेस भी वाई। जो भी है टिकट में क्या होता है, हमेशा कुछ फेयर टिकट जो अपना प्राइस होता है वो फिक्स जो होता है वो फिक्स पैसे, और उसके बाद प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं, रिजर्वेशन चार्जेस जो भी होते हैं वो रिजर्व करने के लिए टिकट जो भी होता है एक्स्ट्रा, तो वो फिक्स्ड रहते हैं। ये तुम्हारा डिपेंड करता है कि टिकट हाफ या फुल है। इस पे सब पे इक्वल ये वाला लगता है। हाफ या फुल टिकट पे देखो नीचे मैंने लिखा है 1 फुल टिकट फेयर इज इक्वल टू X प्लस वाई, मतलब X पे पूरा चार्ज लगेगा पूरे टिकट का, और Y जो रिजर्वेशन चार्जेस तो वो तो ऐड होने ही वाले हैं। सिमिलरली अगर छोटे बच्चे का टिकट निकालना है हाफ टिकट, तो उसका फेयर X/2 प्लस वाई रहता है। बस आधा किसका होगा, टोटल का आधा नहीं होगा, X प्लस Y/2 नहीं होगा, वो बस जो भी फेयर ऑफ टिकट वो जो है उसका आधा होता है, और रिजर्वेशन चार्जेस तो सबका इक्वली रहता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन हो सकता है। ये बस मैंने एक एग्जांपल दिया है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में कुछ अलग बोले, तो उस क्वेश्चन में जो भी डेटा जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको तुम्हें अच्छे से इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं और आगे गया हूँ, नंबर्स एंड डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स। एक दो मैंने प्रॉब्लम्स कराए भी थे कि अगर यूनिट्स प्लेस पे y है और डिजिट टेंस प्लेस x है, तो अगर उसका नंबर देखा जाए तो XY हो जाएगा, और अगर नंबर की वैल्यू का निकालनी है तो 10x प्लस वाई, क्योंकि x टेंस डिजिट पे है तो 10 इंटू एक्स करते हैं। अगर रिवर्स करते डिजिट को यानी x और y को ऐसे उल्टा लिख दिया y इंटू एक्स, मतलब जैसे कि 39 है, 39 को रिवर्स करेंगे तो 93 बन जाएगा। तो वही रिवर्सिंग अगर डिजिट करते हैं तो यहाँ पे 10x प्लस वाई, तो x और y को भी रिवर्स कर देंगे तो वो बन जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए, पता होगा भी। फिर स्पीड डिस्टेंस टाइम प्रॉब्लम्स में बहुत लोग कर सकते हैं। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो तुमने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये तुम लोग को आता ही होगा कि कितना डिस्टेंस में कितना टाइम कवर कर।
इतने डिस्टेंस में कितने टाइम में कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है उस गाड़ी की, या फिर जो भी कार की, बाइक की, ट्रक की, जो भी है। ठीक है, तो ये सब स्पीड, डिस्टेंस, टाइम प्रॉब्लम्स में भी ये सब लीनियर इक्वेशंस का बहुत यूज होता है। इनफैक्ट फिजिक्स में तुम लोग को बहुत जगह यूज आएगा ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ने जो सीखा है। हो सकता है कि दो इक्वेशन बन जाए, फिर उनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें इनका यूज, इस टॉपिक का यूज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद रिवर बोट प्रॉब्लम्स भी आते हैं। हो सकता है कोई रिवर में बोट है, मतलब कोई रिवर में जा रही है और बोट है। अब बोट दो तरीके से जा सकती है, रिवर के स्ट्रीम के अलोंग जा सकती है जिसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम, और अगर रिवर के अपोजिट जा रही है उसको बोलते हैं हम लोग अपस्ट्रीम। एक तुम्हारा टिपिकल एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, तुम उसको आज तुम्हारा काम ही है कि वो अटेम्प्ट करना है। मैं आज कुछ भी तुम्हें एग्जाम्पल कराने नहीं वाला हूँ। मेरा यहाँ से अभी मेरा पूरा काम खत्म हो गया एग्जाम्पल में। मैंने जितने भी एग्जाम्पल कराए वो मैंने काफी कराए हैं। अब तुम्हारा काम है कि जितने भी एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से 3.6 एक्सरसाइज है, तो उसके एनसीईआरटी का 3.6 एक्सरसाइज तक जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, ऑल्सो एक्सरसाइज जो भी 3.6 एक्सरसाइज से पहले जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, ऑल्सो 3.6 एक्सरसाइज, तो दोनों मिला के तुम्हें पूरे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम, जितने भी एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं उन्हें अच्छे से करना है। एंड ऑफ कोर्स इक्वेशन रेड्यूसिबल के भी आज क्वेश्चंस हैं, तो उनको पूरा अच्छे से खत्म करना है। याद रखना तुम्हारा आज का काम यही रहने वाला है कि पूरी की पूरी चैप्टर नंबर 3 में जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो भी तुम्हें करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, और जितने भी तुम्हारे पास जो भी एक्सरसाइज में 3.6 तक जितने भी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस हैं उनको भी तुम्हें अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये रहा रिवर बोट प्रॉब्लम्स। रिवर बोट में अगर यहाँ पे बोट अगर स्टिल वाटर में अगर उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि इसकी स्पीड वो है फिक्स्ड। ठीक है, और हो सकता है स्ट्रीम जो यहाँ पे जो नहर, नदी जो भी बह रही है उसकी स्पीड अगर y किलोमीटर पर आवर है, तो अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो हम लोग को ज्यादा स्पीड से जाएंगे, तो इसलिए दोनों स्पीड्स ऐड हो जाते हैं। स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों ऐड हो जाएंगे, तो बोट की स्पीड डबल, बस ज्यादा हो जाएगी, डबल नहीं बोल सकते। फिर स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, अगर उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो देख सकते हो स्पीड ऑफ स्ट्रीम काउंटर कर रहा है स्पीड ऑफ बोट को, मतलब स्पीड थोड़ी कम होने वाली है। मतलब x में से y को कैंसिल हटा दो, तो मतलब x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। तो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के प्रॉब्लम्स भी तुम लोग करना, तुम्हें अच्छे से करना आना चाहिए। एक एनसीईआरटी में टिपिकल एग्जांपल है, उसको करोगे आज ही। ठीक है, फिर वर्क टाइम बेस्ड प्रॉब्लम्स, ये प्रॉपर एनसीईआरटी का बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसके। वर्क टाइम बेस्ड प्रॉब्लम्स मतलब अगर एक आदमी को एक काम करने के लिए कुछ 10 दिन लगते हैं, तो वो पूछ सकता है कुछ ऐसी टाइप के क्वेश्चंस की दूसरे आदमी को उसको सेम काम करने के लिए 20 दिन लग रहे हैं, तो दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे, ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 में, मेरे ख्याल से देखना एक बार, उसमें नहीं भी होगा तो तुम लोग मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो नेक्स्ट क्लास पे अपन जूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग बोलोगे तो तुम लोग पे ही है पूरी चॉइस। ठीक है, या फिर अगर नहीं है जूम, अगर तुम्हें चैप्टर में कोई दिक्कतें नहीं जा रही है तो अपन सीधा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं जो कि इक्वालिटी की इक्वेशन। ठीक है, और फिर एक लास्ट चीज है यहाँ पे पहले ये देखो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इफ अ पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन n days then he will do 1/nth of the work in 1 day। मतलब अगर एक काम को उसको 10 दिन लग रहे हैं, या फिर चलो 2 दिन लग रहे हैं, ठीक है, तो एक काम को 2 दिन लगने का मतलब क्या है कि उसने आधा काम पहले दिन में किया है और आधा काम दूसरे दिन में किया है, राइट। तो इसीलिए वो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विल डू 1/nth ऑफ द वर्क, जो भी पूरा काम है उसका 1/n एक दिन में इतना काम कर रहा है वो। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें इसका यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन में वेरी करेगा। ज्योमेट्रिकल मेंसुरेशन में इस प्रॉब्लम्स तो तुम लोग को ऑलरेडी आते हैं, मैंने यहाँ पे फॉर्मुलेस लिख दी हैं जो कि तुमने ऑलरेडी देखे होंगे। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री, बोलने की जरूरत भी नहीं है मुझे तो कुछ। इन पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल मतलब आसपास के, मतलब 4 एंगल्स होते हैं अंदर के। अपोजिट मतलब एक अपोजिट वाले नाम में ही है। एडजेसेंट मतलब आसपास के, मतलब करस्पॉन्डिंग जो भी एंगल्स है उनको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, जो भी एक के बाजू में एक है। ठीक है, तो उन दोनों एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम में बस याद रखना कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल में नहीं होता है, बस एक पैरेललोग्राम में होता है। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बहुत लोगों को याद होगा, नहीं भी होगा जिनको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो ऐसा कोई 4 साइडेड फिगर जो कि जिसके ऊपर सर्कल हम लोग एनक्लोज कर सकते हैं उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि ऐसा कुछ एक 4 साइडेड कुछ फिगर है, मैंने ऐसे कुछ रैंडम बना दिया है, और अगर इस पे तुम एक सर्कल को ऐसे बाहर की तरफ उस 4 साइड फिगर को इंक्लोज कर सको सर्कल के अंदर, तो ये जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल है उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी तुमने पहले भी पढ़ी होगी कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स इस तरीके से दोनों का सम 180 डिग्री।
और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल एल इंटू बी। जगह नहीं थी इसलिए मैंने सर्कल के बारे में लिखा नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल भी पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है। ऐसे बहुत सारे मेंसुरेशन की चीजें तुमने सीखी है, हम लोग और भी सीखने वाले हैं इस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैथमेटिक्स के इस चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं, आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो मेंसुरेशन के पूरे अलग टाइप के प्रॉब्लम्स है, तो ये सब आगे आने वाला है। अभी के लिए ये पहले के जो इम्पोर्टेंट, ये पहले जो 3-4 है, इनफैक्ट पहले 6 के 6 ले लो, यहां तक तुम्हें अच्छे से करना आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। मैं कुछ एग्जांपल्स आज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम लोग एग्जांपल्स करो। अगर तुम लोग दिक्कतें जा रही है कुछ एग्जांपल्स में, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दिक्कतें जा रही है, तो मैं चाहिए तो उसका एक जूम सेशन रख के तुम लोग को एक जस्ट एक हैंड आउट देके तुम लोग को अच्छे से सॉल्व कराओ मेरे सामने ही। अगर किसी को कोई पर्सनली डाउट होगा तो हम लोग वहीं के वहीं जूम पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो। एग्जाम्पल में तुम्हारा आज का काम रहेगा कि एक्सरसाइज 3.6, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक्सरसाइज 3.6 जो एनसीईआरटी में जितने भी दिए हैं एक्सरसाइज 3.6 तक है, और उसके जितने भी पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स है सारे के सारे निपटा के खत्म करो। ये चैप्टर को वापस करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के पहले। मेरे ख्याल से तुम लोग का बहुत लोगों का नवंबर दिसंबर में शायद स्कूल के एग्जाम्स है, तो उसके पहले ये चैप्टर वापस छूना नहीं है। ये चैप्टर को एक बार करके पूरा खत्म करना है। ठीक है, तो पूरा इसको लिखो अच्छे से, इसी से अपना ये चैप्टर खत्म होता है। अगर कोई डाउट होगा तो कोई पर्सनली पूछ सकता है मुझे व्हाट्सएप पे, अगर नहीं होगा तो पूरा पूरा जो हमें होमवर्क दिया उसको खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो यहीं पे खत्म कर रहा हूं आज के लिए। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।